हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी जेएस के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो सब वो क्वेश्चन है जो एनएससी जेएस के पेपर में आए हुए हैं। बीच में एनएससी जेएस के पेपर में मैथ्स आना बंद हो गया था, बट 2017 से पहले एनएससी जेएस के पेपर में मैथ्स आता था और इस बार से फिर मैथ्स आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है द स्टेटमेंट ए इज नॉट लेस देन 4 इज करेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय। बोलता है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, मतलब इन चार ऑप्शन में से इस स्टेटमेंट को कौन सही रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि ए 4 से बड़ा है, इसको लिखते हैं हम ऐसे। इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन 4। ए इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब आप याद रखने के लिए काम कर सकते हैं, जिस साइड ये ब्रैकेट बड़ा होता है, जिस साइड कॉर्नर पॉइंट होता है वो चीज़ छोटी होती है, जिस साइड इसका मुंह खुलता है वो साइड बड़ी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए इज नॉट लेस देन 4, कि ए 4 से छोटा नहीं है। अगर ए 4 से छोटा नहीं है तो क्या होगा, ए 4 या 4 से बड़ा है, तो फिर इसका आंसर कौन आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी। आंसर सी में क्या है, ए 4 से बड़ा या बराबर है। आंसर में पूछा क्या था कि ए इज नॉट लेस देन 4। नॉट लेस देन 4 का मतलब है कि ए 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो सकता है। तो बाकी क्या होगा, 4 या 4 से बड़ा, तो इसका सी आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस। ओके, तो रेडियस दिया हुआ स्फीयर का रेडियस गिवन है और अपने से टोटल सरफेस एरिया पूछता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का चाहे आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ओके, तो 4πr की वैल्यू अपने को दिया है √2 + √3, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ओके, तो ये 4π, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और प्लस में 2ab आता है। तो 2ab को मैं क्या लिखूंगा, 2ab ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये अपना क्या बनेगा, 4π, 2 + 3 5 बन जाएगा, और ये 2√6 बन जाएगा। और ये अपना किसके बराबर आएगा, अपना रेडियस सेंटीमीटर में था तो ये सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बट अपने जितने भी आंसर है वो मिलीमीटर में दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर की, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 × 10 मिलीमीटर स्क्वायर के, मिलीमीटर स्क्वायर के। ओके, तो अपने को आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में बनाना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4π 5 + 2√6, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 400π 5 + 2√6 स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। तो आप आंसर बताओ अब कौन सा आंसर बनेगा इसका सही, स्क्वायर मिलीमीटर 5 + 2√6। तो आपका आंसर आ गया ए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो जो हमारी घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और हावर वाली सुई। अब ये पूछता है कि हावर आर्म की घंटे वाली सुई एंड मिनट आर्म, इनके बीच में एंगल कितना होगा जब 2:10 हो गई होगी, है ना। तो वैसे तो इसको थ्योरेटिकली भी सोल्व किया जाता है, बट हमें पेपर में ज़्यादा थ्योरेटिकली सोल्व नहीं करना है क्योंकि अपने को आंसर जल्दी निकालना है। तो यहाँ पर आप एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं
ये फॉर्मूला है 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2 और इसका मोड का मतलब अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है। H का मतलब है हावर, M का मतलब है मिनट। तो क्वेश्चन में H की वैल्यू दिया है 2 हावर की बात करें तो 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 10 क्या है मिनट की बात करें, डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना बनेगा 120 माइनस का 110 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया अपना 10/2 आ गया। तो मैंने मोड यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 अपना पहले से ही क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो 10/2 कितना आ गया 5 डिग्री आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया इसका 5 डिग्री इसका हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में अभी पढ़ते हैं हम इसको। इस क्वेश्चन में अपने से पूछता है कि एक अपने को सिलेंडर गिवन है। ओके, एक क्राफ्ट टीचर रीशेप द वैक्स फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ कैंडल विद सेक्शन डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इनटू ए स्फीयर। बोलता है एक कैंडल थी जिसको पिघला के उसने गोला बना लिया, है ना। अब अगर कैंडल को पिघला के गोला बनाया गया तो दोनों का वॉल्यूम तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा। तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को बराबर रखेंगे किसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि कैंडल को पिघला के हमने क्या बनाया है स्फीयर बनाया है तो वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों में सेम वैक्स लगा होगा। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का आर अलग अलग है तो मैं दोनों को अलग अलग टाइप से ही लिख लेता हूं। अब पाई से मेरा पाई कैंसिल हो जाएगा। अपने को निकालना क्या था रेडियस ऑफ स्फीयर बताना था, क्या होगा रेडियस ऑफ स्फीयर बताना अपने को क्या होगा। तो यहां से हम अगर आर क्यूब की वैल्यू निकालें तो आर क्यूब अपना किसके बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर एच इंटू में 3 डिवाइड बाई 4 इसके बराबर हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी चीज़ों की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं। तो आर क्यूब अपना किसके बराबर हो जाएगा, जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है वो रेडियस है सिलेंडर का, सिलेंडर का अपने को डायामीटर दिया गया है, डायामीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर, एच क्या दिया सिलेंडर की हाइट अपने को 6 दी है तो इनटू में 3 डिवाइड में कर देंगे हम एच 4, है ना। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 का क्यूब इंटू में 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ डिवाइड में 4। तो मैं इसको कैंसिल कर दूं 2 से तो ये कितना बन गया 3 का क्यूब इंटू में 3/2। अब मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो r मेरा किसके बराबर आ जाएगा, r मेरा बराबर आ जाएगा 3 का क्यूब इंटू में 3/2 और इसकी पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर r का क्यूब था तो दूसरी साइड जाके वो पावर 1/3 बन जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 और इसको हम लिखेंगे 3/2 की पावर 1/3। तो यहाँ तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 3 बचेगा और ये क्या बन जाएगा 3/2 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 है ना तो इस 3 को यहाँ लिख सकते हैं। ओके, ये सेंटीमीटर हो जाएगा अपना। तो 3/2 की पावर 1/3। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है बट मैं आपकी एक इसकी ट्रिक बताऊंगा, आप उससे सोल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लिया ये पूछता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। मान लिया हमारे पास ऐसे कोई, ये क्या हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस है इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो मेरे को एक रेक्टेंगल बनाने के लिए दो तो चाहिए मेरे को हॉरिजेंटल लाइन और दो चाहिए मेरे को वर्टिकल लाइन। अब अपने को ये देखना है
कि वर्टिकल लाइंस में से दो लाइनों को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं। सेम उसी टाइप से कि हॉरिजॉन्टल लाइन में से मैं दो लाइन को कितने तरीके से चूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और घबराना नहीं है। मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूं कि एनसीआर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये 10th क्लास से नीचे का नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, number of ways to choose r things out of n things, है ना, आउट ऑफ n थिंग्स, कि n चीजों में से r चीजों को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लिया मैंने लिखा है 4C2, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार चीजों में से दो चीजों को कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार इसका फॉर्मूला लिखता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो अपना NCR होता है, NCR ये अपना बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर 4 फैक्टोरियल लिखा हो तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। मान लिया कहीं पर 2 फैक्टोरियल लिखा हो तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1। तो अपने को क्या है, अपने को दो चीजें हैं हमारे पास। एक जगह तो हमारे पास 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 वर्टिकल लाइन है। दूसरी जगह पर क्या है, हमारे पास 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 5 वर्टिकल लाइन है। यहां से अपने को n बनाना है और यहां से अपने को m बनाना है। n का मतलब क्या है कि 6 वर्टिकल और 6 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल लाइन से कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए अपने को 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, तो 6 में से 2 लाइनें चूज करनी है एंड 4 में से भी अपने को 2 लाइनें चूज करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस का 2 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 4 माइनस का 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसी टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में 2 इंटू 1 और इंटू में 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये अपना कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 2 1 तो कैंसिल हो जाएगा अपना 4 3 2 1 से, और ये अपना कैंसिल हो जाएगा 2 3 जा 6, है ना। तो 2 3 5 जा कितना आ गया, 15 आ गया, और ये अपना कैंसिल हो जाएगा इससे और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 15 छिके 90। तो यहाँ पर अपने कितनी रेक्टेंगल बनेंगे, 90 रेक्टेंगल बनेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालते हैं। 5 में से अपने को 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल चूज करनी है और 5 वर्टिकल में से 2 अपने को वर्टिकल लाइन चूज करनी है। तो इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे 5 के नीचे 2 है, 5C2 है, तो 5 को बस आप 2 बार ही ओपन करो, ठीक है, और नीचे 2 को ओपन कर दो। यहां पर भी 5C2 है तो 5 को सिर्फ 2 बार ही ओपन करो, नीचे 2 को ओपन कर दो। तो 2 से ये कैंसिल कर दिए और 2 से ये कैंसिल कर दिए, तो 10 इंटू 10 आ गया, 10 इंटू 10 आ गया, तो ये कितना बन गया अपना 100 बन गया। तो यहां से अपनी कितनी रेक्टेंगल बन सकती है, 100 रेक्टेंगल बनेंगी, और यहां से अपनी 90 रेक्टेंगल बनेंगी। क्या n m के बराबर है, नहीं, ये गलत बात है। अब क्या बोलता है, क्या n की वैल्यू m प्लस 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या 90 101 से ज्यादा या बराबर है, गलत बात है। क्या क्या m n से बड़ा या बराबर है, तो ये, और अब d देखो, m की वैल्यू n प्लस 5 से बड़ी है। अब n में 5 जोड़ दें, 95, 95 से तो 100 ज्यादा है, हाँ बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
सी अपना ऑप्शन सही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें बोलता है कि एम एन के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट बराबर तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं, आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ओके, ये बोलता है नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 40 हैव एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स। बोलता है 40 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिसके चार चार ही डिवाइजर हैं, जिसके चार चार डिवाइजर ही हैं। तो यहां पर भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं एक बहुत अच्छा। ओके, अगर कोई भी एक नंबर है ए, इस नंबर को हम प्राइम की पावर में ऐसे लिख सकते हैं, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, और ऐसे चलते चलते Pk की पावर अल्फा के। जैसे मैं आप एग्जाम्पल की बात करूं, और एग्जाम्पल थोड़ा बाद में देंगे, मैं इसका पूरा रिजल्ट लिख देता हूं। तो यहां पर अगर अपने को ए के सारे डिवाइजर देखने तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए, तो ये बराबर हो जाएगा आपका अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, और ऐसे चलते चलते अल्फा के प्लस 1 होता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपसे कोई पूछे कि 10 के पॉजिटिव डिवाइजर बताओ, कि 10 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे, तो 10 को हम ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है, तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे, 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ना है, 5 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ना है, तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 2, कितने डिवाइजर आ जाएंगे, 4 डिवाइजर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके टोटल डिवाइजर 4 होंगे। ओके, अब अपने से कोई पूछे कि 8 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे, तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो 2 की पावर 3 है तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो इसके टोटल पॉजिटिव डिवाइजर कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो अपने को एक चीज का पता चल गया कि 4 पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ उसी नंबर के आएंगे जिसको या तो 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, या वो किसी एक प्राइम नंबर की पावर 3 हो। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर के 4 पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं। 1 के 4 डिवाइजर नहीं होंगे, 2 के भी नहीं होंगे, 3 के भी नहीं होंगे, 4 के भी नहीं होंगे, 5 के नहीं होंगे, तो 6 एक ऐसा नंबर है जिसके पॉजिटिव डिवाइजर 4 आएंगे, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 की भी पावर 1 है, 3 की भी पावर 1 है, तो 4 पॉजिटिव डिवाइजर मिलेंगे। 6 के बाद 7 के नहीं आएंगे, 8 के आ जाएंगे, क्योंकि इसको किसी नंबर का क्यूब लिखा जा रहा है और वो नंबर प्राइम है। 9 के नहीं आएंगे, 10 के आ जाएंगे, क्योंकि 10 को हम 2 प्राइम के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं। 11 के नहीं आएंगे, 12 के भी नहीं आएंगे, 13 के नहीं आएंगे, 14 के भी आएंगे, क्योंकि 14 को हम 2 इंटू 7 2 प्राइम का प्रोडक्ट लिख रहे हैं। 15 के भी आ जाएंगे, 15 के भी 4 ही पॉजिटिव डिवाइजर हैं, क्योंकि 15 को भी 2 प्राइम के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं। 16 के नहीं होंगे, 17 के भी नहीं होंगे, 18 के भी नहीं होंगे, 18 के भी नहीं होंगे, 19 के भी नहीं होंगे, 20 के भी नहीं होंगे, 21 के हो जाएंगे, क्योंकि 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 22 के भी हो जाएंगे, क्योंकि 22 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11। 23 के नहीं होंगे, 24 के भी नहीं होंगे, 25 के नहीं होंगे, 26 के हो जाएंगे, क्योंकि 26 को हम 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। 27 के हो जाएंगे, क्योंकि 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 28 के नहीं होंगे, 29 के नहीं होंगे, 30 के भी हो जाएंगे, 30 के भी नहीं, 30 के भी नहीं होंगे, 30 के भी नहीं होंगे, 31 के भी नहीं होंगे, 32 के भी नहीं होंगे, 33 के हो जाएंगे, क्योंकि 33 को भी हम 2 प्राइम का प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं, 3 इंटू 11। 34 के भी हो जाएंगे, क्योंकि 34 को भी हम लिख देते हैं 2 इंटू 17, दोनों प्राइम नंबर हैं। 35 के भी हो जाएंगे, क्योंकि 35 को हम लिख देते हैं 5 इंटू 7। 36 के नहीं होंगे, 37 के नहीं होंगे, 38 के हो जाएंगे, क्योंकि 38 को 2 इंटू 19 लिख सकते हैं। 39 के भी हो जाएंगे, क्योंकि इसको
3 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो काउंट कर लो कितने बन गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा 14। तो ऐसे सिर्फ 14 नंबर ही होंगे जो 40 से छोटे हैं और जिसके एग्जैक्टली 4 ही पॉजिटिव डिवाइजर हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ये बोलता है नंबर ऑफ इंटीजर n सच दैट 1 प्लस n इज डिवाइजर ऑफ द नंबर 1 प्लस n स्क्वेयर। ओके, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोलता है कि 1 प्लस n स्क्वेयर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कितने n होंगे। तो 1 प्लस n स्क्वेयर को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 प्लस n डिवाइड कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि 2 माइनस 1 भी 1 ही आएगा, और ये n प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस में 2 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं n माइनस का 1 n प्लस का 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, और यहाँ पर 2 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया n माइनस का 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय n प्लस 1। अब ये n प्लस n माइनस 1 तो अपना क्या है, पहले से ही इंटीजर है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं किसी नंबर को मान लिया 6,2 से डिवाइड करूं तो 3 क्या आएगा, मेरा एक नेचुरल नंबर। इसी टाइप से ये नंबर भी क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो अपना n माइनस 1 है वो तो पक्का है कि कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, है ना, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। तो 2 बाय n प्लस 1 इंटीजर कब बनेगा, 2 बाय n प्लस 1 इज इंटीजर इफ n प्लस 1 डिवाइड करे 2 को। और n प्लस 1 2 को डिवाइड कब करेगा, n प्लस 1 डिवाइड करेगा 2 को, n प्लस 1 डिवाइड करेगा 2 को अगर n प्लस 1 बराबर क्या हो जाए, या तो n प्लस 1 बराबर 1 आ जाए, या फिर n प्लस 1 बराबर 2 आ जाए। अगर n प्लस 1 बराबर 1 है तो n की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस का 1 1 आ जाएगी। तो या तो n की वैल्यू 0 होगी या n की वैल्यू 2 होगी। तो हमारे सिर्फ कितने आंसर आए हैं, 2 आंसर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज इक्वल इन लेंथ टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल। ओके, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका सर्कम सर्कल की बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगन और उसके सर्कम सर्कल की बात कर रहा है। सर्कल को हम वाइट बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब इसके अंदर क्या है, एक पॉलीगन है। मैं पॉलीगन बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे मैंने बनाया, फिर ऐसे बनाया। अब अपने को नंबर ऑफ साइड का तो पता नहीं है कितनी है, तो मैं शॉर्टेस्ट डायगोनल बनाता हूं। ये हो गया शॉर्टेस्ट डायगोनल, है ना, शॉर्टेस्ट डायगोनल। ये कॉर्नर पॉइंट A0, ये कॉर्नर पॉइंट A1, ये कॉर्नर पॉइंट A2, ये कॉर्नर पॉइंट A3, और ऐसे ऐसे कई सारे कॉर्नर पॉइंट है। यहां पर मेरे को पता ही नहीं कि कितने हैं, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ साइड का नहीं पता है। अब क्या बोलता है कि रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू लेंथ टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल। बोलता है जो सर्कम सर्कल है उसका जो रेडियस है, ये रेडियस उसके छोटे से छोटे डायगोनल के बराबर है। तो ये कौन सा, ये अपना A1 A3 कौन सा शॉर्टेस्ट डायगोनल है। तो ये अपना रेडियस है, ये रेडियस, और A1 A3 भी किसके बराबर है, रेडियस के ही बराबर है। तो इसका मतलब सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे।
60 डिग्री के क्यों होंगे? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसको A3 के साथ मिला दूं, A3 के साथ मिला दूं तो ये एंगल कितने का बनेगा? 30 का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सर्कल वाले चैप्टर में कि जो इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल होती हैं वो क्या बनाती हैं? इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर के ऊपर। तो A1 A2 और A2 A3 क्या है? इक्वल कोड्स हैं, इसलिए वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगी। ये एंगल भी 30 का होगा और ये एंगल भी 30 का होगा, है ना। अगर किसी पॉलीगॉन में n साइड है, ये मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट आप याद रख लो। इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। सबटेंड का मतलब होता है बनाना, सबटेंड इक्वल एंगल्स at the center of circle, at the center of circle, at the center of circle। जो इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल होती हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर। तो अपने ये एंगल 30 के बनेंगे। नंबर ऑफ साइड कितनी है? n है ना। नंबर ऑफ साइड कितनी है? n है। अगर मैं 360 डिग्री को, ये पूरा एंगल होता है जो सेंटर में बनता है 360 डिग्री का होता है, इसको अगर मैं n से डिवाइड करूं नंबर ऑफ साइड से, तो मेरा एंगल कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए। तो यहां से मेरा क्या निकल आएगा? n की वैल्यू निकल आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 360 डिवाइड बाय 30 इक्वल में n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 और 3 से 12, n की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो एक पॉलीगॉन ही ऐसा बनेगा, एक पॉलीगॉन ही ऐसा होगा जिसमें 12 साइड होंगी और जिसका रेडियस छोटे डायगोनल के बराबर होगा। तो ऐसा सिर्फ कितने पॉलीगॉन बनेंगे? सिर्फ एक ही पॉलीगॉन बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही पॉलीगॉन है जिसमें क्या होता है, उसका रेडियस छोटे से छोटे डायगोनल के बराबर होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।